फ्रेंड्स, फ्राइडे को बाजार ने गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। अब सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या मंडे को हमें तेजी देखने को मिल सकती है? क्या फिर से खरीदारी लौट के आएगी? जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लगातार सेंसेक्स निचली तरफ जा रहा है। आप देख लो कि ऊपर के लेवल से करीब 7000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है बीएसई सेंसेक्स में। अब क्या यहाँ पे थमेगा? फिर से तेजी का माहौल बनेगा? तो बहुत सारे प्रश्न जिनके उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम। बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, कुछ निगेटिव बातें हैं जो बाजार के लिए, साथ में एफआई का क्या रुझान है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है, क्या वो आगे जाके हमें और तकलीफ देने वाला है? तो कुछ चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है। बाजार में महंगाई बढ़ने लगी है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है। क्या आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है और क्या बाजार में गिरावट हो सकती है? गोल्ड की प्राइस और डीजल की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, क्या ये सारे के सारे हमारे लिए निगेटिव रीजन बनने वाले बाजार को? तो सारी बातों को एक साथ में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की क्या संभावना है, जो रिसर्च एनालिस्ट है बाजार को लेकर कितने बुलिश है, क्या उनका कहना है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे के दिन अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 54,333 का स्तर हमने देखने को मिला। करीब 768 पॉइंट की गिरावट हुई, 1.40% गिरा हमारा सेंसेक्स। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अब आप देख लो कि ऊपरी स्तर करीब 62,000 के आसपास था, अब वो 54,000 के आसपास आ गया है। बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, यहाँ पे अब गिरावट थमनी चाहिए। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,245 का स्तर देखने को मिला है, 252 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, 1.53% गिरा है। ब्रॉड मार्केट के हिसाब से देखें तो निफ्टी सब में गिरावट थी, कहीं पर भी हमें कोई पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई नहीं दी, जिससे एक बात समझ में आ रहा है कि बाजार बहुत ज़्यादा वीक है। अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन 33,614 की इसने क्लोजिंग बताई है, जहाँ पे 179 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 0.53%, आधा प्रतिशत डाउ जोन गिरा है। S&P 500 की बात करें तो 4,328 की क्लोजिंग रही, जहाँ पे 34 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 0.79% की गिरावट। नेस्डैक की बात करें तो 13,313 का स्तर देखने को मिला, करीब 224 पॉइंट की गिरावट हुई, 1.66% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2000 का स्तर आ चुका है, 31 पॉइंट की गिरावट हुई, 1.55% गिरा। एक अच्छी बात रहेगी, XOE में पॉजिटिव क्लोजिंग रही, 1520 की प्राइस के ऊपर 32 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 2.15% अप पे था। तो लगभग सारी इंटरनेशनल मार्केट डाउन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें गोल्ड की प्राइस तो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस फिलहाल 53,380 के ऊपर है। तो प्राइस गोल्ड की बढ़ी हुई है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट बाजार का जो भी है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ये चिंता की बात है। अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो डॉलर के सामने 76.43 की प्राइस है, यानी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है रुपया, जो एक बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए। अब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है एफआई बाजार की तरफ बिल्कुल इस समय निराशाजनक स्थिति में आ चुके हैं। वो बाजार में बिल्कुल भी एक्टिव मोड में नहीं है, ना कोई किसी तरीके की खरीदारी करे, वो लगातार सेलर बने हुए। 25 फरवरी को उन्होंने $888 का माल बेचा, 28 फरवरी को उन्होंने $588 का माल बेचा और 2 मार्च को उन्होंने $547 माल बेचा, 3 मार्च को उन्होंने $535 माल बेचा और 4 मार्च को उन्होंने $862 का माल बेचा। तो अब आप देख लो कि लगातार वो सेलर तो बने हुए, लेकिन फिर से उनकी अमाउंट भी बढ़ रही है। पिछले 2 दिन से देखें तो $500 के आसपास था, लेकिन वो अब $800 तक पहुंच गया है। तो लगातार उनकी सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है और ये बाजार के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक बात है। DI बाजार को थामने की पूरी कोशिश करें। 25 फरवरी को उन्होंने 4,318 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 28 फरवरी को 4,142 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 2 मार्च को 3,061 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 3 मार्च को 4,799 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 4 मार्च को 4,738 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो लगातार बायर बने हुए और वही बाजार को संभालने की कोशिश करें। यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी थोड़ा निवेश कर रहे हैं। उन्होंने 23 फरवरी को करीब 2,188 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 24 फरवरी को म्यूचुअल फंड ने 2,362 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 25 फरवरी को 3,530 करोड़ रुपये का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, 28 फरवरी को उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ के 3,706 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2 मार्च को उन्होंने भी बहुत कम खरीदारी की, मात्र 686 करोड़ रुपये की ही खरीदारी की। तो म्यूचुअल फंड का भी इतना ज़्यादा दाव नहीं लग रहा है। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम टॉपर्स भी थे,
जैसे वोडाफोन आइडिया पहले नंबर पे था जिसकी 6.76% की गिरावट के साथ में 10.35 की प्राइस देखने को मिली। यस बैंक सेकंड नंबर पे था जिसकी 12.80 की प्राइस थी, 1.16% की गिरावट देखने को मिली। तीसरे नंबर पे आईटी से था जो विनर था, 225 की प्राइस पे 2.78% की हमें तेजी देखने को मिली। जीटीएल इंफ्रा चौथे नंबर पे था, 1.70 की प्राइस, कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। पीएनबी 34.60 की प्राइस के साथ में 1.42% की गिरावट देखने को मिली। तो ये टॉप 5 थे वॉल्यूम के। अब वैल्यू टॉपर्स देखें तो टाटा स्टील था जिसकी प्राइस 1277 देखने को मिली, 2.01% की गिरावट के साथ में। एशियन पेंट्स 2738 की प्राइस के साथ में 4.66% की बड़ी गिरावट हुई। मारुति सुजुकी 7247 की प्राइस देखने को मिली, 4.58% की गिरावट हुई। टाटा मोटर्स 417 की प्राइस के साथ 4.54% की गिरावट। इन्फोसिस जरूर तेजी के साथ आगे भागा, 1723 पर 0.14% की हमें तेजी देखने को मिली। अब बाजार को लेकर जो एनालिस्टों की राय है उसको भी देख लेते हैं। तो सैमको सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि अगले सप्ताह बाजार की दिशा पर पूर्वी यूरोप में भारी तनाव का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर नज़र डालें तो निवेशकों की नज़र चीन और अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी। यूक्रेन रूस की लड़ाई के चलते कमोडिटी और कच्चे तेलों की कीमत में आसमान की तरफ बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में महंगाई के आंकड़े यूएस फेड के अगले कदम के बारे में अंदाजा लगाने की ऊपर बड़ा सहायता करेंगे। तो अब महंगाई आंकड़े कैसे आएंगे उसके ऊपर सारा दारोमदार है। घरेलू बाजार की बात करें तो अगले सप्ते बाजार की नज़र चुनाव के नतीजों पर रहेगी। इन नतीजों का निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर देखने को मिलेगा। इन इवेंट्स के जरिए देखें तो बाजार में एक दायरे में कारोबार होता नजर आएगा, यानी बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में निवेशकों को सतर्कता के साथ कुछ चुनिंदा क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, ये कहना है सैमको सिक्योरिटीज़ का। अब रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में बाजार में मुश्किलें बनी रहने की संभावना है। ऐसे में निवेशकों को सतर्कता के साथ कारोबार करने की सलाह होगी। बाजार का फोकस रूस यूक्रेन के वार से जुड़ी खबरों पर रहेगा। इसके अलावा कच्चे तेल की जो बढ़ी हुई कीमत है वो दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए सिरदर्द बन रही है। कच्चे तेल से जुड़े सेक्टर पहले ही दबाव में चल रहे हैं। ऐसे में लगता है कि इस समय जोखिम लेने का सही समय नहीं है, सिर्फ चुनिंदा शेयरों में ही दाव लगाए। ऐसे शेयरों की खोज करें जो फंडामेंटली मजबूत हो और जिनमें बाजार में स्थिरता लौटने पर तेजी से रिकवरी होने की संभावना हो। तो ये सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाए। फ्रेंड्स, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि 16,350 से लेके 16,400 पर इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर निफ्टी ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर इसमें 16,550 से लेके 16,700 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब तक निफ्टी 16,350 के नीचे बना हुआ है तब तक दबाव जारी रह सकता है। अगर ये 16,350 के नीचे फिसलता है तो फिर 16,000 और फिर 15,900 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी के लिए है, राय निकल के आ रही है कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अब जो सबसे बड़ी बाजार की चिंता है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पिछले 9 साल के लो स्तर पे पहुंच गया है, $120, यानी ये जो प्राइस है ये बैरल की ये 9 साल पहले थी। तो बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। और जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में कम से कम 10 से 12 रुपये की बढ़ोतरी आराम से हो सकती है। और ये जो बढ़त है उसमें अगर कंपनियों का मार्जिन भी जोड़ा जाए तो फिर पेट्रोल की प्राइस 15 रुपीज़ बढ़ सकती है एक झटके में। जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। उनका कहना है कि 2022 के आखिर तक क्रूड ऑयल की प्राइस है वो $185 तक पहुंच सकती है। ये बहुत बड़ी डरावनी खबर है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही भयंकर महंगाई बढ़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात बाजार के लिए है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन का अगर युद्ध समाप्त नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है हर विश्व के हर देशों को, जिसमें इंडिया भी शामिल है, क्योंकि हम 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर यूक्रेन रूस की बात करें तो 10वें दिन ये आज जंग जारी है और आज रूस ने मोरियोपोल और वोल्नोवाखा शहर में सीज फायर का ऐलान किया। वहाँ पे अब फिलहाल युद्ध रुकेगा। तो इसमें जो फंसे हुए लोग हैं चाहे विदेशी हो उनको बाहर निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये 12:30 बजे के आसपास सीज फायर किया गया है और जिसके अनुसार यहाँ से जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो और भी लोग हो जो विदेशी हो या फिर उसी शहर के रहने वाले लोकल लोग हो, जिसको भी बाहर जाना वो जा सकेगा। तो सीज फायर किया गया, एक अच्छी खबर है। एक और बुरी खबर निकल के आ रही है हिंदुस्तान के लिए। अमेरिका नाराज़ है, जैसे लगातार 3 बार जो वोटिंग उसमें रूस के फेवर में न यूक्रेन के फेवर में, हमने किसी के भी फेवर में वोट नहीं किया और इस वजह से अमेरिका नाराज़ है। क्योंकि जिस तरह से उनकी मंशा थी कि हम भी रूस के खिलाफ वोटिंग करें, नहीं किया। तो वो अभी अमेरिका की ऐसी चाहत है कि रूस की तरफ से जो हमें S-400 ट्राइम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए मिलने वाली थी उसको रोक लगाने के लिए अमेरिका विचार कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस से ये
जो डिफेंस सिस्टम है ये इंडिया को न मिले, तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात हिंदुस्तान के लिए भी हो रही है इस युद्ध की वजह से। और अब आगे जो भी संभावना बनेगी वो लगातार रूस और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर ही डिपेंडेड है। वहाँ से जैसी पॉजिटिव खबरें आएगी तो बाजार सुधर सकता है, वरना बाजार में अभी भी गिरावट हो सकती है। और जो सबकी राय निकल के आ रही है कि आपको इस समय क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली मजबूत हो, कंपनी का कारोबार अच्छा हो, सेक्टर में आगे संभावनाएं हो और मजबूत कंपनी में ही दाव लगाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक